अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूँ। अब से कुछ देर पहले हुकूमत ने एक खुदकुश हमला किया सुप्रीम कोर्ट में। आज इस दिन को, इन 10 मिनट को अदालती तारीख का स्याह तरीन दिन करार दिया गया है। आज एग्जैक्टली हुआ क्या, अटॉर्नी जनरल जैसे रोस्टम के ऊपर आए और उन्होंने आते साथ ही इस बात का ऐलान किया कि मुझे वफाकी हुकूमत ने ये डायरेक्शंस दिए कि मैं इस बेंच के एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर के ऊपर एतराज़ करूँ। एतराज़ उन्होंने किया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ऊपर, और उनका एक ताल्लुक़ है जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब के साथ। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा इस सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज हैं, और आपको मैं ये बताऊं कि जिस दिन ये केस शुरू हुआ था उस दिन आते साथ ही जब ये बेंच बना था, जब 2 जजेस इससे अलग हुए थे, तो उसके बाद आते साथ ही मंसूर अली शाह साहब ने भरी कोर्ट के अंदर ये बात पूछी थी कि अगर मेरे ऊपर किसी को एतराज़ है तो वो मुझे अभी बताए। चूँकि उनका ताल्लुक़ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब के साथ है, और आर्टिकल 4 जो है वो ये बताता है कि अगर आपका कोई ताल्लुक़ है, किसी रिश्तेदार का केस है, तो आप उस केस को उस केस में 2 चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं, या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है या आपका बाइस हो सकता है। तो आप अगर चाहें तो उससे अलग हो सकते हैं। तो उस वक्त जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उस वक्त ये ऐलान किया कि मैं इससे अलग हो सकता हूँ अगर किसी को भी मेरी इस बेंच के अंदर मौजूदगी के ऊपर एतराज़ है, तो उस वक्त सब ने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है। बल्कि एतजाज़ हसन साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि एक बड़ी हेल्दी डिस्कशन होगी आपकी इस बेंच में मौजूदगी से। आज क्या हुआ, आज जैसे ही वो रोस्टम के ऊपर आए अटॉर्नी जनरल, आज उनके दलाइल का टाइम था, उन्होंने कहा जी कि मुझे ये हिदायत दी गई हैं कि आर्टिकल 4 के को मद्देनज़र रखते हुए ये बिल्कुल वाज़ेह है कि एक जज जो है अगर उनके किसी रिश्तेदार के केस है तो उनको रिक्यूज़ कर लेना चाहिए। तो इस पे उन्होंने जब बेंच के मुअज़्ज़ज़ मेंबर के ऊपर एतराज़ उठाया तो उन्होंने फिर चीफ जस्टिस साहब जो है वो उनसे मुखातिब हुए। उन्होंने ये जैसे ही उन्होंने एतराज़ उठाया तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा, मैंने तो आपको ये बात पहले दिन ही कही थी, अगर आपको एतराज़ है तो आप अभी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं माज़रत करता हूँ, इस केस को मैं नहीं सुनूंगा। लेकिन इसके बाद उमर अता बंदियाल साहब को बहुत गुस्सा आ गया एकदम। उन्होंने कहा कि आप किस बुनियाद के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं, आप अपना पॉइंट समझाएं। अगर आपको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या बाइस, आप किस चीज़ को कह रहे हैं, आपका मसला क्या है। कोई भी जज बेंच से अलग हो सकता है, उसके कोड ऑफ कंडक्ट का मामला होता है। लेकिन आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ये बिल्कुल फजूल बात आपने की है। आप कह रहे हैं कि हम में से एक जज जो है वो अपने रिश्तेदार को फ़ायदा देगा। क्या ये कोई फ़ायदे का केस है? ये तो एक अवामी मफाद का मामला है। इसमें जस्टिस जवाद एस ख्वाजा का ज़ाती मामला क्या है जो उसको जस्टिस मंसूर अली शाह को ही फ़ायदा देंगे। तो इस दौरान एक बड़े सीनियर लायर हैं, बिल्कुल मैं उनके साथ ही बैठा था, वो कहते हैं कि इस हुकूमत ने गंद कर दिया, हमेशा ये गंद करते हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि उमर अता बंदियाल साहब ने उस अटॉर्नी जनरल की बड़ी क्लास ली। उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छे वकील हैं, आपकी एक वैल्यूज़ हैं, और अदालत भी अच्छे वकीलों को इज़्ज़त देती है। आपका एतराज़ हमें बिल्कुल समझ नहीं आया, आपको ये एतराज़ पहले दिन करना चाहिए था। और हुकूमत कानून पर नहीं जाती, वो कहती है कि रेशो क्या है, 90 दिन आइन कहता है, ये आइन का मामला है, ये हम नहीं कहते। आप 90 दिन के फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाने के बजाय आप बेंच को मुतनाज़ा बना देते हैं। आप मेरिट के ऊपर नहीं रहते, मेरिट 90 दिन का कहते हैं, और आप रेशो के अंदर चले जाते हैं कि ये 4-3 का है, ये 2-5 का है। उन्होंने कहा कि ये बहुत सीरियस मामला है। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा एक गैर सियासी और दरवेश आदमी है, मैंने उनके साथ काम किया है, और उनकी जो वकील हैं ये भी बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं, ये कभी कभी यहाँ आते हैं। लेकिन आप कैसे बुनियादी इंसानी हकूक़ को नज़रअंदाज कर सकते हैं? अटॉर्नी जनरल साहब, बहुत हो चुका। आपने कैसे इस बेंच के एक वैल्यूएबल मेंबर को मुतनाज़ा बना दिया, और आप बार बार मुतनाज़ा बना रहे हैं। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये सब हुकूमत कर रही है, और अदालत को कहा जाता है, अदालत को बार बार तड़ियाँ लगाई जाती हैं, और ये कहा जाता है कि ये जो बेंचेज़ हैं ये लाइक माइंडेड बेंचेज़ हैं, और लोग पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर तकरीरें करते हैं। हमने बहुत सब्र किया, इसका ये मतलब नहीं कि हमें सब्र की जो है वो सज़ा हमें दी जाए। फिर उन्होंने कहा कि मैं सोचता हूँ हम देखते हैं कि इससे नुकसान होगा। अदालत जो है वो सब्र का मुजाहरा कर रही है, और हमारी अदालत एक मॉरल अथॉरिटी के ऊपर चलती है। बहुत से लोग जिनके पास छड़ी है, बहुत से लोग छड़ी के ऊपर चलते हैं, लेकिन उनकी मॉरल अथॉरिटी क्या है? फिर उन्होंने कहा कि जो मॉरल अथॉरिटी है वो सच के साथ आती है, और ये आपका जो सवाल है ये बहुत फजूल है। पीएम ने क्यों एतराज़ उठाया? हमें टॉर्निश ना करें, हमें जो है वो हमें बर्बाद ना करें, हमारे ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात ना लगाएं। और ये इल्ज़ामात कोई और नहीं लगा रहा, ये इल्ज़ामात जो है वो हुकूमत
پاکستان لگا رہی ہے. پھر انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب بڑے رنجیدہ تھے, بڑے شکستہ دل تھے. انہوں نے کہا کہ میرے اوپر اعتراض ہوا ہے, میں اس بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا, کبھی بھی میں آخری آدمی ہوں گا جو اس بینچ کے اندر بیٹھوں گا. پھر کھوسہ صاحب اوپر آ گئے ایک دم روسٹم کے اوپر. جب اٹھنے لگے انہوں نے کہا سر یہ بہت افسوسناک دن ہے, یہ حکومت یہاں تک لے آئی ہے معاملات کو, 2 دن اس حکومت نے ضائع کیے. اگر یہ کرنا چاہتے تو ان کو اعتراض ہوتا تو یہ پہلے دن کر سکتے تھے. انہوں نے یہ 2 دن عدالت کے ضائع کیے, پورے پاکستان کے ضائع کیے, اور یہ حکومت باہر جا کر کہتی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے آرڈرز کو نہیں مانیں گے. یہ بہت تباہ کن معاملہ ہے. یہ ملک کی تاریخ کا سب سے سیاہ ترین دن ہے, یہ عدالت کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے. ایک معزز ممبر کو 2 دن کیس سننے کے بعد اس طرح سے اس کے اوپر اعتراض کرنا سمجھ سے باہر ہے. پورا ملک سفر کر رہا ہے, اور یہ اتنے اچھا اور ایک نوبل جج ہے, اس کے کنڈکٹ اچھا ہے, اور ہم سب شاکڈ ہیں سر. پہلے دن جج نے خود آفر کیا تھا, یہ مذاق ہو رہا ہے اور یہ افسوسناک ہے. پھر جو جسٹس حامد خان صاحب جو وکیل ہیں وہ روسٹم کے اوپر آئے. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل فضول اور بکواس قسم کا اعتراض ہے, آپ اس کو بالکل کنسیڈر نہ کریں. پلیز جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں وہ اس اپنی جو ریکویسٹ ہے اس کو ریکنسیڈر کریں, اس اپنے بینچ سے اٹھنے کے معاملے کو. پھر جو صدیقی صاحب ہیں وہ آئے, وہ چونکہ کراچی سے ہیں, وہ وکیل ہیں سول سوسائٹی کی طرف سے. انہوں نے کہا جی کہ جب کوئی کیس ہار رہا ہوتا ہے تو وہ پھر بینچ کے اوپر اعتراض لگا دیتا ہے. اور پھر جو منصور علی شاہ صاحب تھے وہ اس بینچ سے الگ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میں اس بینچ کے اندر نہیں بیٹھ سکتا. تاہم جو عمر عطا بندیال صاحب تھے وہ بہت غصے میں تھے, بہت تکلیف میں تھے, اور تکلیف ان کے چہرے کے اوپر عیاں تھی کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے. جسٹس منصور علی شاہ جیسے قابل ترین جج کو بھی آج اس حکومت نے متنازع بنا دیا, اور کوئی وجہ نہیں تھی. ان کو نظر آ گیا کہ یہ کیس ہار رہے ہیں تو انہوں نے اس بینچ کو متنازع بنایا. اور یاد رکھیں کہ 2 دن یہ کیس انہوں نے سنا اور اس کے بعد یہ حرکت کی اس حکومت نے. بہرحال پھر جب ہماری اعتزاز حسن صاحب سے بات ہوئی, میں نے ان کو کہا کہ سر آپ یہ جو معاملہ یہ بڑا سنجیدہ, آپ اس کو نا میڈیا کے اوپر لے کے آئیں. تو پھر ہم باہر ساتھ نکلے تو اعتزاز صاحب میں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ اگر تو یہ بینچ آپ اگر ٹوٹ گیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کی ری ہیئرنگ ہوگی, نیا بینچ بنے گا, سارے دلائل پہلے دن سے آپ کو دوبارہ سے دینے پڑیں گے. تو انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں ابھی کنفرم نہیں ہوا, ابھی یہ بینچ ٹوٹا نہیں ہے. بینچ ٹوٹتا تب ہے کہ اگر کوئی ایک جج جو ہے وہ آپ کو بڑھانا پڑتا ہے. تو ایک جج بیچ میں سے اگر نکل گیا ہے تو 6 ممبر جو بینچ ہے وہ بھی اس کیس کو سن سکتا ہے. تو ایک جج کم ہوا ہے, تو ایک جج کم ہونے سے آپ کو جو دلائل ہوتے ہیں وہ دوبارہ نہیں دینے پڑتے. تو لیٹس سی اب کیا ہوتا ہے. لیکن بہت ہی افسوسناک صورتحال تھی سپریم کورٹ کے اندر. تمام لوگ اداس ہو رہے تھے کہ یار یہ حکومت نے منصور علی شاہ صاحب کے اوپر, اگر کسی اور جج کے اوپر اعتراض ہوتا شاید کوئی لوگ مانتے بھی, لیکن منصور علی شاہ صاحب کے اوپر اعتراض, وہ اس بندے کے اوپر اعتراض جو بندہ خود کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کو مجھ پہ کوئی اعتراض ہے تو وہ مجھے بتائے, میں یہاں سے اٹھنے کے لیے تیار ہوں. اور اس وقت 2 دن ان کو نہیں بتایا, 2 دن کیس چلتا رہا, اور تیسرے دن جب دیکھا کہ فیصلہ حکومت کے خلاف آنے لگا ہے انہوں نے اعتراض اٹھا دیا. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.